हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या नाभिक की ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, और नाभिक की विखंडन, जिसमें स्पेशली हम देखेंगे परमाणु बम कैसे कार्य करता है, और यूरेनियम का विखंडन, जो कि एक मोस्ट टाइम भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसका नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, वो सब आज देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो क्या है भैया नाभिकीय ऊर्जा? उससे पहले जानिए कि नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। तो नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई एक नाभिक दूसरे नाभिक में परिवर्तित होता है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, चाहे भौतिक अभिक्रियाओं के दौरान, जब एक प्रकार का नाभिक दूसरे प्रकार के नाभिक में परिवर्तित होता है तो उपयुक्त अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसमें अपार मात्रा में या कम मात्रा में ही सही ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन होता है। ठीक है, इस ऊर्जा की मात्रा को ही हम लोग कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को, जैसे कि हम लोग देखेंगे, ठीक है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ओके, इसका मान डियर स्टूडेंट उसकी बंधन ऊर्जा पर डिपेंड करता है। किस चीज पर? बंधन ऊर्जा पर। किस चीज की बंधन ऊर्जा पर? उस नाभिक के बंधन ऊर्जा मैं पढ़ा चुका हूं भाई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पढ़ाया हूं। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं उसको भी पढ़ाया हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जाकर के थोड़ा सा देखिए, विजिट कीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट बंधन ऊर्जा ज्यादा कैसे होता है? जितनी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं उसके, ठीक है जी, तो वो उसका बंधन ऊर्जा उतना ही ज्यादा जो है स्ट्रांग होगा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक के अंदर से, किसी नाभिक में क्या होता है? नाभिक में होता है आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बहुत सारा होता है, पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है, और आपका गामा रेज होते हैं, गामा कण होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा कण जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, बहुत सारा होता है। बट मोस्टली हम लोग जो जानते हैं कि एक नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने में या एक प्रोटॉन को बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगती है दैट इज नॉन एज प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा जितना ज्यादा होगा, जितने क्लोज्ड बॉन्डिंग होंगे उनमें, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा लगेगी। जैसे यूरेनियम, 1 किलोग्राम यूरेनियम, 1 kg यूरेनियम के दहन में डियर स्टूडेंट 10⁴ किलो जूल जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। सोचो, 1 किलोग्राम यूरेनियम, जबकि इसी की अपेक्षा 1 किलोग्राम कोयला में कितना होता है? 10⁷ किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें और इसमें देखिए कितना ज्यादा अंतर है, डिफरेंस है। 10⁷ किलो जूल ऊर्जा का डिफरेंस है। अब 10⁷ को लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, इतना जीरो लगाना पड़ेगा, फिर जूल हो आपका। अगर किलो को भी कन्वर्ट करोगे तो और आप या किलो जूल ये कर दीजिए। ये देखिए इतना ज्यादा जो है यूरेनियम में कोयले की मात्रा अपेक्षा रिस्पेक्टिव आपका ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, तो ये होता है नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा के क्यू मान का गणना कैसे करते हैं देखिए। नाभिकीय ऊर्जा के क्यू मान की गणना ऊर्जा के क्यू मान की गणना, तो ये क्यू मान क्या है भैया? क्यू मान है उसी ऊर्जा की मात्रा का किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान वो मुक्त हुए या अवशोषित हुए ऊर्जा की मात्रा को ही उसका क्यू मान कहते हैं। अवशोषित या वो उत्सर्जित हुए ऊर्जा की मात्रा को ही नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यू मान कहते हैं। उसके मान को, वैल्यू को कितना मात्रा में, जैसे कि 10⁴ किलो जूल यूरेनियम में ऊर्जा मुक्त हो रही थी, दैट इज अ क्यू मान। ठीक है, तो उसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा के क्यू मान की गणना किस प्रकार करेंगे? तो ये एकदम सिंपल है। यदि कोई रिएक्टेड है डियर, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, मतलब नाभिकीय रासायनिक अभिक्रिया है, कोई यूरेनियम है या कोई भी नाभिकीय आपका जो है रेडियोएक्टिव तत्व है, और वो जो है उत्पाद में बदल जा रहा है।
तो Q मान जो होता है वह होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किस चीज का, प्रोडक्ट का, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेड, ठीक है, रिएक्टेड। ओके, इस प्रकार। और इसका वैल्यू किस में आ जाएगा, किलो जूल में या जूल में, ठीक है। इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसी को आइंस्टाइन जिसको आप सब जानते हैं, आइंस्टीन के अनुसार जब हम निकाले, गणना करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होता है डियर, तो Q मान जो होता है वो होता है आपका क्या, उत्पादों के, या ऐसे लिखा जा सकता है कैसे, अभिकारकों के द्रव्यमान, अभिकारकों के द्रव्यमान का योग, ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेड माइनस उत्पादों के द्रव्यमान का योग और गुणित C²। ये तो सब समझते हैं मेरे भाई, क्या होता है, E = mc²। तो ऊर्जा और ऊष्मा क्या है, दोनों ही फॉर्म है एनर्जीज के, ठीक है। तो इसको मैं Q के E के जगह में क्या लिख दिया, Q लिख दिया, और M तो चूंकि यहाँ जो है कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज, अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, तो अभिकारक के उत्पाद में बदलने से जो द्रव्यमान की क्षति होगी, क्योंकि उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के समतुल्य नहीं होता, या तो अधिक होता है या तो कम होता है, जनरली कम होता है। तो कम होता है उसको बराबर होना चाहिए, लेकिन कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो द्रव्यमान कहा जाता है, वही द्रव्यमान वास्तव में उस कण के गतिज ऊर्जा और मुक्त होने वाली ऊष्मा के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं, तो क्या लकड़ी जलाने के पश्चात जो राख बनता है उसकी वेट, ठीक है, उसका द्रव्यमान क्या उस लकड़ी के द्रव्यमान के बराबर होता है, बता दो मुझे। या कोयले जलाते हो तो कोयला का द्रव्यमान क्या उसके राख के बराबर होता है, नहीं होता है ना। तो द्रव्यमान में क्षति जो हुई, द्रव्यमान में जो कमी हुई, राख का द्रव्यमान कम है अपेक्षाकृत कोयला के, तो वो जो द्रव्यमान में क्षति हुई वो कहाँ गया, दैट कन्वर्ट इन एनर्जी, ठीक है, वो जो है किसमें बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। तो ये होता है डियर स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, m की प्लेस पे क्या लिख दिया हमने, डेल m लिख दिया, वेयर डेल m इज, ये जो है इसके दोनों के द्रव्यमान का अंतर है, तो डेल m एंड C², वेयर C इज अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में, वो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भारी नाभिक का लगभग दो समान नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में एवं समान नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब नाभिकीय विखंडन होता है, अर्थात जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो नए नाभिक बनते हैं, किंतु इन नए नाभिकों का द्रव्यमान उस संतति नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में कम होता है। द्रव्यमान में यह क्षति, द्रव्यमान में जो होने वाली कमी है, यह क्षति E = mc², आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संतुल्यता नियम के अनुसार, अर्थात E = mc² के अनुसार वह किसमें बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। द्रव्यमान में जो क्षति होती है वह द्रव्यमान ऊर्जा संतुल्यता नियम, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संतुल्यता नियम के अनुसार ऊर्जा में बदल जाता है, और इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, तथा इस प्रक्रिया को बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। मेरी बात समझ में आ रही, एकदम सिंपल है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, इसका एग्जांपल क्या है सर। तो देखो 1939 की बात है, ठीक है, जब यूरेनियम 235 ना, यूरेनियम
235 इसको, क्योंकि इसके दो समस्थानिक है, मैं पढ़ा चुका हूँ समस्थानिक रे भाई, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में जब 235 यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, किसी की बमबारी, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो यह दो जो है हल्के नाभिकों में टूट जाता है, कौन कौन सा, बेरियम 56 144 एवं क्रिप्टॉन 36 एंड 89 इसमें बदल जाता है। एवं द्रव्यमान में होने वाली जो कमी है वह अपार मात्रा में ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। साथ ही साथ इसके नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप 3 नए न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। लिखिएगा इसको, ठीक है। जैसे कि इसका अभिक्रिया देखिए ऐसा है, ये मान लो हमारा क्या है, यूरेनियम है, यहाँ क्या है, ये यूरेनियम है, ठीक है डियर। यूरेनियम कितना, यूरेनियम 92 236, इस पर जब न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाता है, और न्यूट्रॉन में सबको पता है, ये किसने खोज की थी, इसका जेम्स चैडविक ने खोज की थी। न्यूट्रॉन की बमबारी जब की जाती है तो क्या होता है, ये जो है दो हल्के नाभिकों में बदल जाता है, ठीक है जी। कौन कौन सा बोलो भैया, ये है आपका एक नाभिक और ये है हमारा दूसरा नाभिक, बेरियम 56 144 और क्रिप्टॉन 36 89, और इसके साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन का भी जन्म होता है, ऐसा न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार। और इसके साथ ही साथ अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी भी मुक्त होता है। ये देखिए, ये क्या है, ये अस्थायी नाभिक है, अस्थायी नाभिक है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा नाभिकीय विखंडन का एक अच्छा उदाहरण है, नाभिकीय विखंडन का, ठीक है, इस प्रकार। अब देखते हैं इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है डियर। जब न्यूट्रॉन का यूरेनियम पर बमबारी की जाती है तो 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ ये तो केवल एक न्यूट्रॉन परमाणु पर है, मात्र एक न्यूट्रॉन परमाणु पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुक्त होता है, एक न्यूट्रॉन परमाणु पर। अरे भैया, और भी न्यूट्रॉन परमाणु होंगे कि नहीं होंगे, तो उन पर अब ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, उन पर जाकर टकराने लगते हैं। सोचो, तो यहाँ अगर यूरेनियम, एक और यूरेनियम रहेगा, फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मुक्त होगा, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। और 3 पुनः न्यूट्रॉन निकलेंगे। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी आपका ये भी क्या होगा, यूरेनियम से जाकर टकराएगा, यहाँ भी बेरियम और क्रिप्टॉन निकलेंगे, और यहाँ भी 3 नए न्यूट्रॉन मुक्त होंगे। ये वाला जो है यूरेनियम से फिर टकराएगा, फिर बेरियम, फिर क्रिप्टॉन, समझ रहे बात को, फिर नए 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 देखो कितना हो गया, 3 न्यूट्रॉन निकला, यहाँ से फिर 3 निकले, और उनसे फिर 3 निकलेगा। समझ में आ रहा है कितना अपार मात्रा में क्या होगा, एनर्जी मुक्त होगी। और यही कारण था हिरोशिमा नागासाकी 1995, ठीक है भैया, यही कांड हुआ था वहां। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर वर्क करता है, कार्य करता है। तो इसको देखते हैं फिर कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका यूज क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया का नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित पहले लिखते हैं, फिर नियंत्रित देखेंगे, है ना। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, ये सुनिए, वही जो भी मैं तुरंत बताया हूँ अभी आपको, लेकिन इसमें कुछ और चीज देखेंगे, समस्याएं क्या होती है उसको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबको पता है भाई कि जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है। यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ठीक है। और कौन सा यूरेनियम यूज करते हैं, 235, क्योंकि इसका आइसोटॉप भी है, ठीक है, 235 का यूज किया जाता है।
तो यह जो है दो समान नाभिक में, लगभग समान नाभिक क्रिप्टॉन और बेरियम में विघटित हो जाता है। ठीक है, 36 और आपका 56, और इसके साथ ही साथ 3 जो है क्या होते हैं डियर, न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। चूंकि ये आप ऐसे लिख सकते हो, जब किसी यूरेनियम परमाणु पर, जब किसी यूरेनियम नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उससे नए नाभिक बनते हैं जिसकी द्रव्यमान अपने संतति नाभिक की तुलना में कम होता है। द्रव्यमान में यह क्षति आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता नियम के अनुसार ऊर्जा में मुक्त हो जाता है। इस अभिक्रिया में 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और ये न्यूट्रॉन पुनः यूरेनियम तत्व के अन्य परमाणु से टकराकर पुनः क्या करते हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम उत्पन्न करते हैं, एवं साथ ही साथ 3 नए क्या उत्पन्न करेंगे डियर, न्यूट्रॉन भी उत्पन्न करते हैं। और इस प्रकार यह जो अभिक्रिया है वह गुणित नियम के अनुसार निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इस प्रकार अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसे नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके 2 समस्याएं हैं, इसकी 2 समस्याएं हैं। जैसे उदाहरण क्या है इसका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का, तो परमाणु बम, सीधा परमाणु बम, एटम बम। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी। तो इसकी 2 समस्याएं हैं, 2 समस्याएं। कौन कौन सी समस्या है सुनिएगा। समस्या पूछ दिया जाता है, समस्या क्या है तो वो सुनिए। फर्स्ट, 2 प्रकार के यूरेनियम पाए जाते हैं। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, प्रकृति के यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं। एक होता है U35 92 238 यूरेनियम का, इसकी मात्रा 99.3% होता है, जबकि यूरेनियम 235 का जो मात्रा होता है डियर स्टूडेंट, इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा प्रकृति से प्राप्त यूरेनियम में इसकी जो मात्रा होती है वो 0.7% ही होती है। ओके, और ध्यान दीजिए, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए 235 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। क्योंकि प्रकृति में प्राप्त यूरेनियम में दोनों प्रकार के ही यूरेनियम होते हैं। यूरेनियम 238 मंद न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, मंद न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे यहाँ विस्फोट हुआ, ठीक है, विखंडित हुआ, तो यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे तो जो धीमे गति से चलेंगे ना उनको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूरेनियम 238 क्या करता है, न्यूट्रॉन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं एवं किसके द्वारा विखंडित होते हैं, तीव्र न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित होते हैं। जबकि यूरेनियम 235 जो होता है डियर, वह मंद न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित होता है। ठीक है, और तीव्र न्यूट्रॉन इससे निकलकर चले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इससे निकलकर चले जाते हैं। अब समस्या कहां आती है, समझो समस्या कहां आती है। ये यदि यूरेनियम 235 है, यहां विस्फोट हुआ, अब 3 न्यूट्रॉन निकले 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं मेरे भाई, यूरेनियम 235 को सिर्फ जो है मंद न्यूट्रॉन जो है विखंडित करता है, तीव्र उससे गुजर कर चली जाती है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आ जाता है, 238 आ जाता है, और ये क्या कर लेता है, 238 जो है उन मंद इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो जब मंद इलेक्ट्रॉन अवशोषित हो जाएंगे तो फिर जहां 3 ठो निकला है, अगर 2 ठो अवशोषित कर लिए जाएंगे तो केवल एक ही जो है आगे बढ़ पाएगा, और एक ही आगे बढ़ेगा तो एक ही केवल यूरेनियम फिर 235 जो है विखंडित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसलिए यदि आपको अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न कराना है, अर्थात परमाणु बम बनाना है, परमाणु बम में
इसकी विशेषता यह है कि उसमें छटनी करनी पड़ती है। परमाणु बम बनाते वक्त यूरेनियम 238 को अलग करना पड़ता है, ताकि जितने भी हमारा यूरेनियम 235 है वो बराबर मात्रा में क्या हो, विखंडित हो। ठीक है, तो इस कारण ये प्रथम समस्या है कि इसमें दो प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ठीक है, जहां यूरेनियम 238 की मात्रा 238 की मात्रा जो है 99.3% होता है, जबकि विखंडित होने वाले यूरेनियम 235 की मात्रा जिसमें एनर्जी मुक्त होती है उसकी मात्रा केवल जो है 0.7% होता है। और यह केवल समस्या नहीं है, इसमें एक समस्या और होती है कि जब यूरेनियम 235 को विखंडित किया जाता है तो उससे निकलने वाली जो न्यूट्रॉन है उसे यूरेनियम 238 अवशोषित कर लेता है, मंद इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। अतः यह आवश्यक है कि उनका पहले क्या होना चाहिए, पृथक्करण आवश्यक है। तो यह समस्या है। दूसरी समस्या क्या है ये सुनिए। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या भी कुछ इसी से संबंधित है, इससे ही संबंधित है। क्या होता है ये सुनो। दूसरी समस्या में क्या होता है, दूसरी समस्या कुछ ऐसा है कि यूरेनियम का जो विखंडन है, यूरेनियम का जो विखंडन है वो न्यूट्रॉन की बमबारी से होता है। तो ज्यादा से ज्यादा विखंडन कब होगा, यूरेनियम की जो विखंडन है वो निर्भर करती है यूरेनियम के विखंडन के लिए न्यूट्रॉन जिम्मेवार होते हैं, किंतु बहुत सारे न्यूट्रॉन का जो है न्यूट्रॉन क्षरण क्रिया द्वारा असफल हो जाते हैं। ठीक है, क्षरण क्रिया द्वारा असफल हो जाते हैं, तो उसमें से गुजर जाते हैं, तो अवशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। जैसे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे तो तीनों न्यूट्रॉन को क्या करना चाहिए, विखंडित करने में उपयोग होना चाहिए, लेकिन तीनों नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है। तो कुछ न्यूट्रॉन जो है क्षरण क्रिया द्वारा क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और यह क्षरण क्रिया द्वारा न्यूट्रॉनों का निकलना, भाई यूरेनियम तभी विखंडित होगा जब न्यूट्रॉन की बमबारी होगी, और जब न्यूट्रॉन ही नहीं रहेंगे, ठीक है, जब टकराएगा ही नहीं, तो फिर यूरेनियम का विखंडन कैसे होगा जी, है ना। तो क्या होता है, यूरेनियम का जो विखंडन होता है, यूरेनियम का विखंडन वह निर्भर करता है, विखंडन की जो क्रिया है वह निर्भर करती है किस पर, यूरेनियम के आयतन के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके, यूरेनियम के आयतन की अनुक्रमानुपाती होती है, एवं न्यूट्रॉनों का क्षरण जो होता है वह यूरेनियम के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब देखिए, आपको क्या चाहिए, यूरेनियम का विखंडन ज्यादा होना चाहिए, न कि उसका क्षरण, न्यूट्रॉन का क्षरण होगा तो विखंडन नहीं हो पाएगा। तो हमको इन दोनों से ये समझ में आता है कि यूरेनियम का अधिक विखंडन कराने के लिए यूरेनियम का आयतन ज्यादा होना चाहिए, और जितना से जितना कम हो सके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होना चाहिए। आयतन ज्यादा होना चाहिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है भैया, इसके लिए जो यूरेनियम तत्व है उसका उपयोग छोटे छोटे गोलों के रूप में किया जाता है, छोटे छोटे गोलों के रूप में किया जाता है, जिससे उसका पृष्ठीय एक आपका गुणांक होता है डियर, क्या गुणांक होता है आपका, क्या चीज, पुनरुत्पादन गुणांक, पुनरुत्पादन गुणांक का मतलब है न्यूट्रॉन, देखो ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा तो ज्यादा विखंडन की क्रिया होगी, है ना, और न्यूट्रॉन का क्षय होगा, जिसकी यहाँ देख रहे थे आप, न्यूट्रॉन का क्षरण जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो न्यूट्रॉन का क्षरण ज्यादा होगा तो विखंडन क्रिया कम हो जाएगी। तो पुनरुत्पादन गुणांक जो होता है वह न्यूट्रॉन के उत्पादन की अनुक्रमानुपाती और न्यूट्रॉन के क्षय की व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आपका पुनरुत्पादन गुणांक के अधिक होना चाहिए किसी नाभिक के विखंडन के लिए। ओके, इतना चीज जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है भाई, या इससे पहले देखिए नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन की
नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है ये सुनो, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में होता क्या है ये सुनिए। जब यूरेनियम के परमाणु 92 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो इससे दो नाभिक बेरियम 144 और क्रिप्टॉन उत्पन्न होते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन उत्पन्न होते हैं। इसमें द्रव्यमान में कमी के संगत अर्थात द्रव्यमान में क्षति के संगत अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रव्यमान में जो कमी होती है वह ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। यदि इन न्यूट्रॉनों को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये न्यूट्रॉन पुनः 3 यूरेनियम परमाणुओं को विखंडित कर देता है, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः इस नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन अवशोषक जैसे कैडमियम छड़ का उपयोग किया जाता है। अब कैडमियम छड़ क्या करता है डियर, ये सुनिए। कैडमियम का छड़ जो है वो क्या करता है, सुनिए। कैडमियम का छड़ जो है वह इन न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। अब फलस्वरूप क्या होगा, केवल एक ही न्यूट्रॉन हमारा आगे बढ़ेगा, और ये न्यूट्रॉन पुनः क्या करेगा, 235 को पुनः क्या करेगा, विखंडित करेगा। इस प्रकार से पुनः विखंडित करेगा, ठीक है, बेरियम क्रिप्टॉन में। और एक यूरेनियम के जो है विखंडित होने से आपका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मुक्त होता है। ठीक है, Q दैट इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मुक्त होता है। तो इस प्रकार यहां से फिर पुनः क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से हम लोग कैडमियम के छड़ द्वारा क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। पुनः क्या होगा, एक न्यूट्रॉन आगे बढ़ेगा और ये यूरेनियम से फिर टकराएगा और पुनः फिर क्या करेगा, एक बेरियम और क्रिप्टॉन में तथा 3 नए न्यूट्रॉन में विखंडित हो जाएगा। फिर से हमको क्या करना है, इन 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लेना है, एब्जॉर्ब कर लेना है कैडमियम के छड़ द्वारा। तो इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब बात यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो भाई अनियंत्रित अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होता है, परमाणु में मेरा भाई आग लगा हुआ है ठीक है, इतनी तीव्रता के साथ होती है, इतनी अपार मात्रा में। देखो ना, हिरोशिमा नागासाकी एक पूरा सिटी खत्म हो गया, एक परमाणु बम के विस्फोट से पूरा एक सिटी खत्म हो गया, जो उस समय का बहुत बड़ा सिटी था। आज भी जापान में ऐसे टोक्यो है जैसे उसकी घनत्व, जनसंख्या घनत्व सबसे विश्व में सबसे अधिक है। बहुत सघनता के साथ बसते हैं जापान के लोग। और जापान में हुआ था तो आपका नागासाकी और हिरोशिमा कहाँ थे, जापान में थे, ठीक है ना। तो वहां जब विस्फोट हुआ तो पूरा सिटी खत्म हो गया। तो ये अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमें ऊर्जा का कंट्रोल, वो तो देखोगे, क्रिस्टी देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे देखे ना भाई, क्रिस्टी देखे ना, है ना। वो उसका जो ऋतिक रोशन होता है, उसका फादर जो होता है, वो लाइट को, सन के एनर्जी को ट्रांसफर वो करता है ना, उसको जिंदा करने में यूज करता है उसको, ठीक है। लेकिन वो जो अनियंत्रित होता है तो क्या हो जाता है, उसके पिताजी का डेथ हो जाता है। अनियंत्रित बहुत ज्यादा ऊर्जा, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ठीक है, तो उसको हम नियंत्रित करते हैं कि जितना हमको जरूरत है उतना उसका उपयोग किया जाए। तो उस हिसाब से फिर क्या किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है डियर स्टूडेंट। ओके, तो इसका उपयोग क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग बोल दीजिए, या नाभिकीय अभिक्रिया का उपयोग, या नाभिकीय विखंडन का उपयोग, जो भी नाम से आता है आप देख लीजिएगा। तो उसका उपयोग क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का या नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कर के जो है बड़े बड़े मशीनों एवं रेलगाड़ियों को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। उसी के साथ साथ हमारा इससे जो आइसोटॉप्स बनते हैं, समस्थानिक बनते हैं, उनका उपयोग औषधि के रूप में बताएंगे आपको, ठीक है, औषधि के रूप में एवं साथ ही साथ कृषि कार्यों में खाद्य के रूप में किया जाता है।
उसके साथ साथ ही डियर स्टूडेंट इसका उपयोग बिजली बनाने में, मुख्यतः बिजली बनाने में भी उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, कई जगह है जैसे तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, आपका बहुत जगह है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन कौन सी जगह में हमारे छत्तीसगढ़ बोलो, सॉरी छत्तीसगढ़ में नहीं है शायद, एक भी पावर प्लांट नहीं है ऐसा भारत में, इंडिया में कहाँ कहाँ पर ऐसे नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, उपस्थित है। मोस्टली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका केरल में है, आई थिंक केरल या तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। तो उनको आपको जो है नाम लिख करके बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब देख लेते हैं भाई क्या चीज। अब देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी। तो जैसे कि अभी मैं जस्ट पढ़ाया हूं और बताया हूं डियर, क्या कि भाई हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग क्यों करते हैं, या एक नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित क्यों किया जाता है, ताकि हम उसमें एक सीमित मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा का उत्पादन कर सकें। ठीक है, नहीं तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी तो फिर अनियंत्रित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे कि आप सबको पता है यूरेनियम, 1 किलोग्राम यूरेनियम से 10 की घात 14 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मुक्त होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो हमको यह जरूरी है कि उसको नियंत्रित करें। तो नियंत्रित करने के जहां पे नियंत्रित किया जाता है, मतलब नाभिकीय अभिक्रियाओं को नियंत्रित रूप से किया जाता है, वो कहलाता है परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर, जैसे कि आप इंडिया में कई जगह जानते हैं। ठीक है, तारापुर वगैरह है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी एक जगह है, महाराष्ट्र स्पेशली वहां ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसकी अभिक्रिया को कैसे संपन्न कराया जाता है। उसके लिए हमें एक देखिए चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है डियर, अब देखते जाइएगा, मैं बना रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे यार, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बढ़िया से चित्र बना लीजिएगा आप लोग भी। इस प्रकार ये छड़े हैं, किस चीज का छड़ है भैया, ये है, मैं बता देता हूं आपको छड़ किस चीज का है, कैडमियम का छड़ है। ठीक है, किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है इन छड़ों का वो भी बताएंगे आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। चलिए कैडमियम के छड़ों को मैं कुछ इस प्रकार से शो कर देता हूँ। ओके, पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से इस प्रकार से कैडमियम की छड़ें हैं। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं डियर, ये बाउंड्री वाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये बाउंड्री वाल है। ओके, चलो इसको मैं शो कर देता हूं कुछ इस प्रकार की लाइन से, थोड़ा आपका वर्टिकल लाइन से इस प्रकार से शो कर देते हैं। एक जगह यहाँ पे स्पेस रहेगा, एक जगह यहाँ पे, आप लोग ऐसा बना लीजिएगा। ओके, ये लो, ये देखिए। ठीक है, और इसमें क्या चीज रहता है, ये और एक क्षण रहता है, ये है हमारा ईंधन के रूप में, जिसके रूप में ईंधन के रूप में कार्य करता है ये क्षण। ये क्षण है किस चीज का क्षण है भैया, ये यूरेनियम या पुलोनियम का क्षण। किस चीज का, यूरेनियम या पुलोनियम का क्षण। इस प्रकार से इसके बीच, चलिए हल्का हल्का मैं इसको, नहीं ऐसा नहीं, ये देखिए, व्हाट इज दिस, ये है मंदक। क्या है, मंदक। और मंदक के रूप में हम लोग यूज करते हैं भारी जल का। मंदक का कार्य क्या है सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। और इधर से क्या होता है सर, इधर से मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसको। ये है हमारा
थोड़ा सा जगह इधर कम हो गया है यार, ठीक है चलिए तो फिर भी बना देते हैं। दैट इज अ शीतलक कूलेंट, ठीक है। और शीतलक के रूप में हम लोग यूज करते हैं भारी जल या सोडियम द्रव का। किस चीज का? भारी जल या सोडियम द्रव का। अब शीतलक की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बना दीजिएगा। और ये क्या है, तो यहाँ पे फिर से आपको एक बड़ा टंकी बनाना है, और यहाँ थोड़ा जगह कम हो गया, फिर भी बना ही देते हैं ये। और ये इधर एक बना दीजिए, ये इधर मत बनाइए, सिर्फ ऊपर बनाइए, ये लीजिए। अब यहाँ क्या होता है मैं बता दूँ आपको, टेंशन ना ले, बिल्कुल भी चिंता ना करें। यहाँ भी क्या भरा रहता है डियर, यहाँ भी भरा रहता है पानी। अब करता क्या है, कैसे होता है, ये चीजें बता रहे हैं आपको, टेंशन ना ले। चलिए ऐसा बना लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस रखिएगा, ठीक है। मैं एक साथ पूरा जुड़ गया है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ऐसा मैं इधर जगह नहीं था इसलिए थोड़ा गैप रखना चाहिए, ऐसा थोड़ा गैप रहना चाहिए था, उसको गैप रख दीजिएगा। और ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, पैरेलल जो लाइन दिख रही है ना पसंद नहीं आ रहा है मैं, ठीक है। इसको पैरेलल नहीं बना कर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पसंद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इसमें कुछ ऐसा बना देना चाहिए था मुझे। चलिए ठीक, तो चलिए सुनते हैं क्या है, कौन कौन क्या क्या नाम है इनका, और क्या क्या कार्य है इनके, और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा परमाणु भट्टी, ठीक है। चलिए इसमें फर्स्ट है, इधर देखिएगा, फर्स्ट है ईंधन, महत्वपूर्ण इसमें है ईंधन। तो ईंधन कौन है, ये है ईंधन, ये जो दिख रही है 4 छड़ें, ये है ईंधन। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूरेनियम एवं प्लूटोनियम के छड़ों का उपयोग किया जाता है। उसमें यूरेनियम के U-235 U-235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है डियर। तो ईंधन। दूसरा आप जानते हैं हम लोग नियंत्रक छड़, नियंत्रक छड़ हम सबको जिसकी पता है, दैट इज अ नियंत्रक छड़, ये नियंत्रक छड़ ऊपर मिटा दे रहे हैं, नियंत्रक छड़। तो नियंत्रक छड़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सबको पता है कि नाभिकीय अभिक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे बहुत ज्यादा हिरोशिमा नागासाकी कांड हो सकता है, ठीक है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमें, या इसको एक वे में संपन्न कराने के लिए, सीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पादन के लिए नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। और नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम के छड़ का उपयोग किया जाता है। कैडमियम के छड़ उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार यह क्रिया जो है एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में चलती है। थर्ड है मंदक, मंदक हम सबको पता है, जिसकी यूरेनियम 235 जो होती है डियर, वह मंद गति के न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित होता है। तीव्र गति के न्यूट्रॉन इससे पार चले जाते हैं। तो इस प्रकार उत्पन्न न्यूट्रॉनों को, जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, उनकी गति को मंद करने के लिए, मंदक के रूप में जल का उपयोग किया जाता है, ताकि जो यूरेनियम है वो विखंडित हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षा कवच। तो सुरक्षा कवच क्या होता है, इस परमाणु भट्टी में 2 मीटर के कंक्रीट का दीवार होता है। कंक्रीट का क्या होता है, दीवार होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। 2 मीटर मतलब समझते हो ना, लगभग 5 फीट, मतलब हमारे जितना चौड़ाई वाला दीवार होता है। इतना भारी दीवार का उपयोग किसमें किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो उत्पन्न आपके अल्फा बीटा गामा रेज होते हैं, किरणें होती है, वह मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। इसके जो अपशिष्ट भी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण है इसका, ठीक है। मैडम मैरी क्यूरी खत्म कैसे हो गए, डेथ कैसे हो गया उनका, हाँ,
रेडियम रेडियम परीक्षण कर रही थी, उसका टेस्ट कर रही थी मैडम, ठीक है। उन्होंने ही पिच ब्लाइंड कोल्ड तार में से उसको निकाला था रेडियम को, और उसका डेली वो प्रयोग करती थी। तो उसको अपने अलमारी में रखती थी, तो जब भी उससे निकालती थी, अलमारी को खोलती थी, तो उसमें से निकलने वाले रेज उसके ऊपर पड़ते थे, जिसके कारण उसको कैंसर हो गया, ठीक है। तो इस कारण 5-5 मीटर का चौड़ी जो है दीवार का क्या बनाया जाता है, सुरक्षा कवच बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका शीतला। शीतला तो उपयुक्त नाभिकीय रिएक्टर में जब यूरेनियम और प्लूटोनियम का विखंडन होता है तो अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो इसको कम करने के लिए नियंत्रक क्षणों शीतलक कूलेंट पाइप का शीतलक क्षणों का उपयोग किया जाता है। इसमें भरा रहता है डियर स्टूडेंट जल या सोडियम द्रव भरा रहता है, जो उसकी उष्मा को थोड़ा कम करता है। समझ में आ रहा है सबको? अब ये क्या है, यहाँ रहता है टरबाइन। क्या चीज? टरबाइन। टरबाइन का उपयोग किया जाता है। टरबाइन मतलब समझ गए आप सब लोग। टरबाइन हुआ तो ये जो है क्या होगा, आपका जो उष्मा है, ऊर्जा है, ये जल है, जल जो है गर्म होगा तो यहाँ से भाप निकलेगा, और भाप में इतनी शक्ति होती है आपको ये मजाक लगेगा। अभी क्या लगेगा? मजाक लगेगा, ये मजाक लगेगा। भाप है ना, भाप में इतनी शक्ति होती है मेरे भाई कि भाप को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नहीं तो कुकर के उसको दबा के रख देना, जब सीटी बजने वाली रहेगी फट जाएगा, समझ रहे? कुकर दीवार फाड़ के निकल जाता है, ठीक है। वाष्प इंजन कौन चलाया था? जेम्स वाट, ठीक है। पूरा जो है हमारा ट्रेन को दौड़ा दिया था वाष्प के सहायता से। तो बहुत पावर होती है इसमें। तो क्या किया जाता है, ये जो है हमारा जल है, जब इसमें आपका ये पाइप लगी हुई है, जब इस पर ये गर्म हो जाता है, पाइप के कारण ये गर्म हो जाता है पानी, और गर्म जब होता है तो ये वाष्प में बदल जाता है पानी। वाष्प में जब बदलता है तो यहाँ टरबाइन लगी, कहीं पे भी छिद्र नहीं रहता, केवल एक ही जगह में रहता है। तो वहां से जब वाष्प निकलती है तो वो क्या करता है, उस टरबाइन को घुमाता है। तो टरबाइन के द्वारा हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ मेरे भाई। ऊर्जा जो है एक प्रकार की ऊर्जा, किसमें ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई? यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा से फिर आप सबको पता है, हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रखा है, पढ़े कि नहीं? डायनेमो जनित्र पढ़े हैं। तो वो क्या करता है, आपका उष्मीय ऊर्जा को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा? वहां पे खैर वो अलग था, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता। तो मैं तो बता दी, उष्मीय ऊर्जा को ये क्या करेगा? टरबाइन घूमेगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए। और यांत्रिक ऊर्जा से फिर हम डायनेमो के माध्यम से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक उपयोग हो गया, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार से इसका हम उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो जाएगा? विद्युत उत्पादन में। किसमें? विद्युत उत्पादन में, ठीक है। दूसरा आपका विद्युत उत्पादन के साथ साथ डियर स्टूडेंट इसका उपयोग किया जाता है समस्थानिक निर्माण में, ठीक है। रॉकेट नोदन में भी इसका उपयोग किया जाता है, रॉकेट नोदन में, ठीक है। और इसी के साथ साथ बड़े बड़े मशीनों, ट्रेन आदि को चलाने में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसा करके 4-5 जो है इसका उपयोग है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही करें फिर, ठीक है। कल के क्लास में क्या क्या रहेगा मेरे भाई? कल के क्लास में रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे, आज जैसे कि नाभिकीय विखंडन पढ़े ना, कल के क्लास में पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन, जिसमें स्पेशली ये जानेंगे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कैसे वहां से निरंतर हर समय एनी टाइम वहां से क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है। तो उसका सोर्स क्या है? कार्बन नाइट्रोजन चक्र देखेंगे, हाइड्रोजन चक्र देखेंगे, और नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर भी देखेंगे। उसके साथ साथ नाभिकीय विखंडन और मतलब नाभिकीय ऊर्जा और रेडियो एक्टिव ऊर्जा, उसमें जो है अंतर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।